हेलो बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? हम लोग जैसा कि 1D मोशन के बारे में जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसके मोशन को दिखाने के लिए हम लोगों को या तो एक्स एक्सिस का ज़रूरत पड़ेगा या तो फिर वाई एक्सिस का ज़रूरत पड़ेगा। हम लोग अगर इसे एक्स एक्सिस में दिखाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि ए से बी गया, ठीक है। ये ए से बी को हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी दिखा सकते हैं और ए से बी को हम लोग अलॉन्ग वाई एक्सिस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कि दोनों में से किसी एक एक्सिस का ज़रूरत पड़ेगा इसके मोशन को दिखाने के लिए, क्योंकि वो एक अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। तो उस वक्त टाइम के गुजरने के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज भी हो रहा है। तो टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस हो, मान लेते हैं 5 मीटर, तो उसे हम लोग एक्स एक्सिस में दिखा सकते हैं या फिर वाई एक्सिस में दिखा सकते हैं। लेकिन मान लो कुछ इस तरह का मोशन हो रहा है कि जिसमें बॉडी का एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही चेंज हो रहा है, तो उस वक्त हम लोग उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जाहिर बात है उस वक्त मोशन को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे हम लोग, ऐसे, या फिर सर्कुलर दिखाएंगे। किसी तरीके से भी दिखाएंगे कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस वक्त भी बॉडी का एक्स और वाई दोनों वैल्यू चेंज हो रहा है। और अगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह का मोशन भी क्या हो रहा है जिसमें एक्स और वाई दोनों वैल्यू ही चेंज हो रहा है। तो अगर बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करे कि उसका एक्स और वाई दोनों वैल्यू, मतलब उसके मोशन को बताने के लिए 2 डायमेंशनल फिगर का जरूरत पड़े। स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ हम लोगों को 1D का कंसेप्ट लगता है, या तो हम लोग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वाई एक्सिस से। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस तरीके का हो कि उसके पोजीशन जो चेंज हो रहा है उसे दिखाने के लिए हम लोगों को एक्स और वाई एक्सिस दोनों का जरूरत पड़े, और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ बन रहा है वो अगर पैराबोलिक पाथ हो, तो फिर उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। पैराबोलिक पाथ मतलब ये पाथ, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम। यहाँ पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट पे आता है तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एक्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है और इसका वाई का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, दोनों एट अ टाइम चेंज हो रहा है। और ये जो डायग्राम हम लोगों को दिख रहा है ये क्या है? एक पैराबोलिक पाथ है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरीके से हो कि वो जो लोकस बनाता है, वो जो मूव करने के बाद जो पाथ बनता है उसका जॉइंट, सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से जो पाथ बनेगा, अगर वो पाथ पैराबोलिक होता है तो फिर उस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ चुका हम लोगों को। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग बार बार वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं कि अगर ए एक वेक्टर है तो इसके हम लोग 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे। एक होगा अगर यहाँ पर थीटा है तो इसे हम लोग कहेंगे ए कॉस थीटा, और यहाँ पर होगा दूसरा ए साइन थीटा। ये हम लोग जानते हैं, इसे हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला जो है हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात कि हम लोग v, u और a का मतलब क्या समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ कि u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और a मतलब एक्सेलरेशन। लेकिन हकीकत में v, u और a का मतलब सिर्फ इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन नहीं होता, बल्कि u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। u मतलब क्या होता है? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी उसके डायरेक्शन के अलोंग है तो फिर हम लोग u को पॉजिटिव लेंगे, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो हम लोग u को नेगेटिव लेंगे। दूसरी बात, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम कंसेप्ट कि अगर फाइनल वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो उसे पॉजिटिव यूज़ करेंगे, और अगर ऑपोजिट है तो उसे हम लोग नेगेटिव यूज़ करेंगे। एक्सीलरेशन के लिए भी हम लोग वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर एक्सीलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो फिर नेगेटिव। जैसे कि इस केस को हम लोग इस तरीके से स्टडी कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ए से बी की तरफ, नीचे की तरफ थ्रो किया गया ऐसे। अब यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट का भी है। तो इस वक्त अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इस वक्त इस एस को हम लोग मान लेते हैं एच, तो एस की जगह पर क्या पुट करेंगे? एच, और यू की जगह पर हम लोग पुट करेंगे प्लस यू टी,
और हाफ AT²। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली ऊपर की तरफ फेंका गया है और उसके बाद वो ऊपर से घूमकर अगर नीचे की तरफ आए तो उस वक्त हम लोग ये u को क्या यूज़ करेंगे, -ut। ठीक है, तो ये समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि u पॉजिटिव कब होगा, u नेगेटिव कब होगा। तो जब अगर मोशन ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो आप u को पॉजिटिव लेना है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो u को नेगेटिव लेना है। सेम केस हम लोग v और a के लिए अप्लाई करेंगे। हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अगर हम लोग थ्रो कर देते हैं तो फिर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऐसे इस तरीके से उसको थ्रो करके छोड़ देते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो इस तरीके से नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये जो पाथ बन रहा है ये कौन सा पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसके डेफिनेशन में समझा है। तो ये क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के हम लोग फार्मूला तैयार करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, क्योंकि अगर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 फार्मूला हम लोग के पास है, v = u + at, s = ut + हाफ at², और तीसरा फार्मूला है v² = u² + 2as। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वन डायमेंशनल मोशन के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन a से चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी u है तो t टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं हम लोग 1D में। लेकिन यहाँ पर ये जो मोशन हो रहा है ये 2D हो रहा है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है और t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा तो इस पॉइंट पर, a पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, तो इसके लिए क्या हम लोगों के पास कोई फार्मूला है, तो जवाब है नहीं। 2D मोशन के लिए हम लोगों के पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे फिनोमिना को हम लोग 1D 2 डायमेंशनल मोशन जो दिख रहा है हम लोगों को, इसे हम लोग 1D में तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1D का फार्मूला है, 2D का फार्मूला नहीं है। तो जब भी 2D मोशन में फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी पूछा जाए तो उसे फाइंड करने के लिए हम लोग उस तरह के मोशन को 1D के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। उसके हर ऑब्जेक्ट, उसके हर कॉम्पोनेंट, उसके हर फिजिकल क्वांटिटी को 1D में एक्सप्रेस करने के बाद हम लोग उसका फार्मूला निकालेंगे, उसका वेलोसिटी निकालेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर ये 3 फार्मूला भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ होगा और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट भी यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेक्टर से रिजॉल्व करके उसके कंपोनेंट को अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस करेंगे, और चूंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और अलोंग वाई एक्सिस के लिए भी हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर और 3 फार्मूले के ऊपर, उसके बाद ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके पूरे एक्सप्रेशन को निकालने के लिए कि पॉइंट ए पर इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉल का वेलोसिटी क्या है, पॉइंट ए पर जब वो पहुंचा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या इस वक्त इस कितना एंगल बना रही है, सारी केस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ सपोज कर लो, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ पे से थ्रो किया गया। जब थ्रो किया गया तो ये ऐसे यहाँ से आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट पे जाकर के स्ट्राइक किया। ठीक, तो मान लो कि t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंचा, पॉइंट A पर, आफ्टर टाइम t। तो जब t टाइम के बाद ये यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ ना, x भी चेंज हुआ और y भी चेंज हुआ। सपोज कर लेते कि ऑब्जेक्ट को जिस हाइट से फेंका गया है वो ये पूरा हाइट है h, और ये जिस डिस्टेंस पे जाकर गिरा इस पूरे डिस्टेंस को, लेंथ को हम लोग मान लेते हैं r, जिसे हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोगों को h और r तो फाइंड नहीं करना, हम लोगों को ये देखना है कि t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जब A पॉइंट पे पहुंचा तो उसका y कितना चेंज हुआ, उसका x कितना चेंज हुआ, और इस पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और इस ऑब्जेक्ट को जो इनिशियली फेंका गया था वो u वेलोसिटी से अलोंग x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। ठीक है ना, ओके। तो अब चूंकि ये मोशन 2D मोशन हो रहा है और A पॉइंट पर हम लोगों को जो कुछ पता करना है, डिस्टेंस हो या वेलोसिटी हो, वो हम लोग 2D के फार्मूले से नहीं कर सकते, क्योंकि 2D का फार्मूला हम लोग के पास है ही नहीं। हम लोगों को 1D का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने इस मोशन को 2 फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा वर्टिकल मोशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे भी आगे बढ़ रहा है, देखो ये डिस्टेंस भी हो रहा है, फाइनल इतना डिस्टेंस हुआ इसका हॉरिजॉन्टल में, और इस तरीके से नीचे की तरफ वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस दोनों तरह के केस को हम लोग लिख लेते हैं पहले।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में हम लोगों को क्या क्या नोट करना है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन को हम लोग एक्स से दिखाएंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो हम लोग को दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी u है, लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है क्या, तो जवाब है नहीं है, क्योंकि u का हम लोग कंपोनेंट जो तोड़ेंगे उसके परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं तोड़ सकते हम लोग। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर में कोई कंपोनेंट नहीं होता मेन वेक्टर का। हाँ, ऐसा करके तोड़ सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोगों को अलोंग वाई एक्सिस चाहिए, तो अलोंग वाई एक्सिस u का कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। ओके, इसे कितना टाइम लगा, इसे टाइम लगा t, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा, जवाब है t। क्योंकि देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो t टाइम लगा, उसी t टाइम पे इसका ये वर्टिकल मोशन भी हुआ और उसी t टाइम पे इसका हॉरिजॉन्टल मोशन भी हुआ, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी t टाइम और वर्टिकल मोशन के लिए भी t टाइम। ओके, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो इसे वी एक्स का नाम दे देते हैं, और अलोंग वाई एक्सिस इसे वी वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते, लेकिन चूंकि हम लोग मेंशन कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसे हम लोग वी एक्स देते हैं, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो उसे हम लोग वी वाई देते हैं, तो इसे वी एक्स ही लिखते हैं और इसे वी वाई ही लिखते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक्सीलरेशन के बारे में, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। देखो, एक्सीलरेशन को समझना बहुत ज़रूरी बात। एक्सीलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में कब आता है, जब ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन है इसका मतलब फोर्स है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स है मतलब उस डायरेक्शन पे वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर हम लोग जानते हैं कि अर्थ का फोर्स हमेशा उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल मूव करे या प्रोजेक्टाइल तरीके से मूव करे, पैराबोलिक पाथ बनाए या सर्कुलर पाथ बनाए, हर पॉइंट पर उसके ऊपर अर्थ का फोर्स तो लगेगा, और जब अर्थ का फोर्स लगेगा मतलब उसके पास एक्सीलरेशन होगा, और जब एक्सीलरेशन होगा तो मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली एक्ट करेगा, क्योंकि अर्थ का फोर्स हमेशा वर्टिकली उसको अपनी तरफ पुल करता है। तो इसलिए ए वाई क्या होगा, हमेशा जी तो मिलेगा, और जी कौन सा मिलेगा, प्लस जी, क्योंकि नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन है। माइनस जी नहीं करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए प्लस जी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी का मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स लगता तो बॉडी कंटिन्यूसली अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ जाता, लेकिन इनिशियली थ्रो करने के बाद हमने उसे छोड़ दिया, क्योंकि हम उसे लेकर के कंटिन्यू नहीं जा रहे, उसे हम लेकर नहीं जा रहे। अगर लेकर जाते मतलब हम लगातार उसके ऊपर फोर्स लगा रहे, और जब लगातार उसके ऊपर फोर्स लगता तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में चलता, लेकिन चूंकि उस डायरेक्शन पे नहीं चल रहा बल्कि उसे हम लोगों ने एक बार थ्रो करके छोड़ दिया, तो अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है, और अगर अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है तो मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हुआ, 0। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोगों ने माना है x, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं y। अब ये सारा हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ चुका। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सारा फॉर्म u v a t और s, और वर्टिकल मोशन के लिए भी हम लोगों को मिल चुका, u क्या है, v क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब हम लोग 1D का फॉर्मूला यूज़ करके अलग अलग तरह से ये सारे फॉर्म को फाइंड करेंगे, सारे वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो, इस फॉर्मूले को अब आपको अप्लाई करना या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि एट अ टाइम दोनों का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 1D के लिए है। तो 1D के लिए या तो हम हॉरिजॉन्टल यूज़ करेंगे या फिर वर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसे आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिखा सकते हो या फिर उसे अलॉन्ग वाई एक्सिस दिखा सकते हो। एट अ टाइम दोनों एक्सिस आप तो दिखा नहीं सकते हो। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये 1D के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसके मोशन को 1D में तोड़ दिया। एक पार्ट इसका हॉरिजॉन्टल में दिखाया, दूसरा पार्ट वर्टिकल में दिखा दिया। अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम लोग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिख लेते हैं
एच एम मतलब हॉरिजेंटल मोशन के लिए। तो हॉरिजेंटल मोशन के लिए एस मेरे पास क्या है, एस हम लोगों को दिख रहा है कि एस है एक्स। यू क्या है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यू एक्स है मतलब यू है। और टी क्या है, टी है प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, 0 है और टी का वैल्यू टी होगा। तो ये पूरा हम लोगों को मिला एक्स इक्वल टू यू टी। ठीक, तो ये फॉर्मूला हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के वक्त बॉडी कितना हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट किया। तो हम लोगों को सिर्फ जानना क्या है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया और कितनी टाइम के बाद आप पूछ रहे हो उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो जवाब होगा एक्स इक्वल टू यू टी। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग वर्टिकल मोशन में लगा देते हैं। वर्टिकल मोशन क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला है। एस को हम लोगों ने माना है कि वाई, टी टाइम के बाद उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम लोग यूज कर रहे हैं वाई। तो एस की जगह पे वाई पुट कर लेते हैं, इस एस की जगह पर वाई। यू वर्टिकल डायरेक्शन पे यू क्या है, 0 है, 0 टी प्लस हाफ। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, प्लस जी, जी टी स्क्वायर। तो हम लोग को वाई इक्वल टू क्या मिल गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल गया कि टी टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर हम लोगों को टी टाइम के बाद हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो यू पता होना चाहिए, और अगर टी टाइम के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो कुछ पता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जी का वैल्यू हम लोग नॉर्मली जानते हैं, या तो 9.8 यूज़ करेंगे या फिर राउंड फिगर 10 यूज़ कर लेंगे। ठीक, अब इन दोनों फॉर्म को हम लोग एक साथ कंबाइन करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ से टी को निकाल करके यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि टी जो है दोनों के लिए सेम है, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि अगर यहाँ से यहाँ इस रास्ते में अगर टी का वक्त, टी टाइम वक्त लग रहा है, ठीक, तो उसी टी टाइम पे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और उसी टी टाइम पे इसका हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मतलब टी टाइम दोनों के लिए इक्वल है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग टी को निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अगर यहाँ से टी को निकाल करके यहाँ पुट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1/2 जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। मतलब ये बन जाएगा y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये हम लोगों को एक और फॉर्म मिला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी का एक इक्वेशन। मतलब अगर किसी प्रॉब्लम में आपको टी नहीं दिया गया है बल्कि हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का इस्तेमाल करके हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। या फिर अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है और पूछा गया कि किस इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया होगा, वो भी पता कर सकते हैं। या फिर अगर y और u दिया गया है तो हम लोग x भी पता कर सकते हैं। तो ये तीन फॉर्म है आप लोगों के पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट का। ये तीन फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम में, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से। जहाँ पे टी दिया जाएगा तो यहाँ पे ये दो फार्मूला है, और जहाँ पर टी नहीं दिया जाएगा जी एक्स यू इन तीनों में से कोई, सॉरी वाई एक्स यू इन तीनों में से कोई भी दो दिया जाए तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि वाई डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का हम लोगों के पास एक फार्मूला आ चुका। अब हम लोग आगे देखते हैं और दूसरा फॉर्म तैयार करते हैं। अच्छे से नंबर मान लेते हैं, इसे नंबर मान लेते हैं, 3 नंबर है ये, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा, अब अगर हम लोग तीसरा फॉर्म यूज करते हैं तो हम लोग को यहीं पे करना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ बोर्ड को, इसे आप लोग कॉपी कर लेना। अब हम लोग यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे हम लोग हॉरिजेंटल मोशन के लिए भी यूज करेंगे और वर्टिकल मोशन के लिए भी यूज करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजेंटल मोशन के बारे में। तो हॉरिजेंटल मोशन में v को हम लोग वी एक्स लिख लेते हैं। u क्या है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यू एक्स यू है, और एक्सेलरेशन क्या है 0 इंटू टी। तो मतलब वी एक्स इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, u मिला। अब यहाँ पर एक नया बात आप लोगों के सामने आया, और वो क्या है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नंबर 4, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वी एक्स का जो वैल्यू है, मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के बराबर आया। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर, अगर हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट पर जो वी एक्स होगा वो भी यू के बराबर होगा, इस पॉइंट पे जो वी एक्स होगा वो भी यू के बराबर होगा। मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकल मोशन में।
इसी फॉर्मूले को हम लोग वर्टिकल मोशन में यूज़ करते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी वाई का नाम दे रखा है हम लोगों ने यहाँ पर। u क्या है, 0 है, और एक्सेलेरेशन क्या है, g और t, तो वी वाई इक्वल टू क्या हो गया, जी टी, वी वाई इक्वल टू जी टी। ठीक, ये नंबर 5 मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालने का भी तो फॉर्मूला हम लोगों के पास आ चुका, वी एक्स इक्वल टू यू और वी वाई इक्वल टू जी टी। अब यहाँ पर ये वी एक्स तो ये डायरेक्शन में और वी वाई ये डायरेक्शन में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो कुछ ऐसे होगा v। तो v को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो v को हम लोग अगर पहले वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि v वेक्टर फाइनल वेलोसिटी v इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स माइनस वी वाई। क्यों माइनस होगा वी वाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं। और चूंकि हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में ये बात तो क्लियर कर लिया था, इसे हम लोग पहले कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स यूनिट वेक्टर आई माइनस वी वाई यूनिट वेक्टर जे। क्योंकि जे और आई जो सिंबल यूज किया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए, लेकिन प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हम लोग प्लस आई यूज करते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हम लोग माइनस आई यूज करते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए प्लस जे यूज करते हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए हम लोग माइनस जे यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने माइनस यूज किया। अब ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर मिलकर क्या बनता है, वेक्टर बनता है, तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका वेक्टर फॉर्म हुआ। अब अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और सॉरी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब अगर वी एक्स और वी वाई का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ से, तो हम लोगों को मिलेगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू वी। देयरफॉर अगर इसे हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और अगर इस फॉर्मूले को हम लोग गौर करें, नंबर 6 ये भी ले ले, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये भी और ये भी। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि लीनियर मोशन के लिए, 1D मोशन के लिए जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में वही है लेकिन सिर्फ स्क्वायर के साथ आया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर v इक्वल टू क्या था, यू प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पर क्या आया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोगों को एक फाइनल वेलोसिटी मिल गया उस ऑब्जेक्ट का आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोगों को पता चल चुका। ये हुआ नंबर 6। अब आगे चलते हम लोग दूसरे फॉर्म को देखते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को ये पता करना है कि इस पॉइंट पर क्या एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा अलग से हम लोग देख लेते हैं। ये वी एक्स है और ये वी वाई है, ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी हम लोग को v मिला v। तो ये एंगल थीटा क्या है, ये हम लोग को निकालना है। तो चूंकि हम लोग वेक्टर के हिसाब से जानते हैं कि हम लोग ये वी वाई को यहाँ पर वी वाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी वाई, और ये हम लोग के पास वी एक्स है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब वी वाई बाई वी एक्स। और वी वाई का वैल्यू अभी भी हम लोगों ने निकाला, वो क्या था, tan थीटा इक्वल टू जी टी, और वी एक्स क्या था, u। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जी टी बाई यू। तो ये हम लोगों ने एंगल भी पता कर लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आफ्टर टी टाइम के बाद बॉडी का फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री इंक्लाइंड है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात और गौर से देखना है कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लोगों ने स्टार्टिंग में मेंशन किया था 0। तो ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमेशा 0 होता है, लेकिन पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस वो हम लोग को g मिलेगा। हर हाल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो या नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे वो हो, हमेशा एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, वो हमेशा 0 होने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें जो हम लोगों ने आज किया वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में था, जहाँ पे हम लोगों ने टी टाइम के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका हॉरिजॉन्टल, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा ये हम लोगों ने निकाला, टी टाइम के बाद उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा और टी टाइम के बाद उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा ये भी हम लोगों ने निकाला, और टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये भी हम लोगों ने पता कर लिया। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ बातें थी जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे।